Good afternoon student, this is our lecture 6 and this is the last topic of this chapter, that is Slater's rule. तो स्लेटर्स रूल एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो फील नहीं कर पाते, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन पहले जो न्यूक्लियर चार्ज जो आउटरमोस्ट के पास जाएगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, वो कहाँ से जाएगा, इनर इलेक्ट्रॉन से पास होकर। तो कुछ चार्ज इनर के पास गया तो आउटर तक पहुँचते पहुँचते वो चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो एक्चुअल नहीं रह पाता जो न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज होता है। ठीक है, तो ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फुल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करते। Thus, the actual charge felt by the electron is called effective nuclear charge. तो जो वो actual charge experience करते हैं outermost electron, उसको क्या बोलते हैं, effective nuclear charge। ठीक है, जैसे 2s1 है, ठीक है, 2s1 क्या करेगा, experience full charge experience नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू 1s2 इनर इलेक्ट्रॉन, उससे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1s2। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Z स्टार, हम रिप्रेजेंट करते हैं Z स्टार से, इक्वल टू Z माइनस S। Z इज़ द न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल जो होता है, मीन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एंड S इज़ द शील्डिंग कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, that is Z minus S. Z is the actual nuclear charge of the nucleus and S is the shielding constant. तो यहाँ पर कुछ rules हैं आपके पास जो आपने स्टडी करने हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है वो है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुपिंग। आपको ग्रुप्स बनाने आने चाहिए। अब ग्रुप्स कैसे बनते हैं, देखो जो 1s है, मतलब 1 प्रिंसिपल शेल है 1, तो उसके लिए तो एक ही सब शेल है, दैट इज़ 1s, उसके लिए एक ही ग्रुप होगा। फिर अगर n2 है तो उसके लिए 2 सब शेल होंगे, 2s और 2p, वो एक ग्रुप में आएंगे। ठीक है, 2s 2p एक, s और p एक ग्रुप में आते हैं। फिर 3 के लिए sp भी होता है, d भी होता है, s और p एक ग्रुप में आएंगे, d अलग ग्रुप में आएगा। फिर 4 के लिए s भी होता है, p भी, d भी, f भी, s और p एक ग्रुप में आएंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब है ग्रुप्स। ठीक है, फिर d एक ग्रुप में आएगा, फिर f एक ग्रुप में आएगा, अलग अलग। ठीक है, तो s p एक में आते हैं, d अलग आता है, फिर f अलग आता है। ठीक है, तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, मान लो कि आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसका कैलकुलेट करना है, 2p का। 2p के लिए क्या कैलकुलेट करना है आपने, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग किसकी वजह से होती है, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, आउटर इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कुछ नहीं होता। तो आपको बोला है कि आपने 2p का स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन का कोई रोल प्ले नहीं होगा, हमने सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस देन अंडर कंसिडरेशन, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर है इस वाले इलेक्ट्रॉन से, इसकी एनर्जी लेवल हाई है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अंडर कंसिडरेशन ये है, मीन्स इसका आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन विच इज़ हायर in the sequence then under consideration electron do not screen the electron in lower group। तो ये जो है ये लोअर ग्रुप को स्क्रीन नहीं करेगा, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन इसको अफेक्ट करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स 3s2 डू नॉट स्क्रीन 2p1। ठीक है, तो 3s2 2p1 को स्क्रीन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में है, मीन सेम ब्रैकेट में है, ठीक है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है 0.35, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ईच, अगर वो सेम ब्रैकेट में है। अभी हम स्टडी करेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। ठीक है, अगर
ns और np ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, ns और np, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन इन n-1, अगर सेम ग्रुप में है तो 0.35 आएगा ईच के लिए, ठीक है, हर एक के लिए। अगर आप किसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट देख रहे हो, ns और np ऑर्बिटल का, ठीक है, ये याद रखना है कि आपने किसका देखना है। अगर ns और np ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग कांस्टेंट देख रहे हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो n-1 ऑर्बिटल में है तो उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा 0.85। अगर वो डीपर ऑर्बिटल में है n-2 और लोअर में है तो उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा 1। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 2p का एक ग्रुप, 3s2 3p का एक ग्रुप, ठीक है। आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p देखना है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम अलग ही लिख लेते हैं कि हमने इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो 1s2 ये 2s2p का एक ग्रुप, 3s 3p का एक ग्रुप, बट 3p 3 है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए लास्ट के लिए आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम अलग ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 3s2 3p2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो 3p2 जो है वो सेम ग्रुप में लाई कर रहा है ना। सबसे पहले तो देखो जो अंडर कंसिडरेशन है वो कौन सा है, p वाला है। p वाले के लिए अब रूल्स याद रखने हैं आपने। अब ये जो है 3s2 3p2 ये सेम ग्रुप में है ना, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है उसके साथ ही वाले ही ग्रुप में है ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 and 2 4। अगर सेम ग्रुप में है, इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.35 ईच। तो ये सेम ग्रुप में है तो 4 इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में है और हर एक के लिए 0.35 वैल्यू है तो 4 × 0.35, ठीक है। अगर वो n-1 शेल में है, अब n कितना है, जो इलेक्ट्रॉन आपने कंसीडर करना है उसका n कितना है, 3। n-1 कौन सा हुआ, 2p वाला हुआ, ठीक है, 2s और 2p वाले। तो 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, और n-1 के हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.85। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.85 × 8, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर डीपर शेल्स n-2 एंड लोअर, उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 1। अब डीपर कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 1, तो आप इसको टोटल करके ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जिंक के लिए, ठीक है। अब जिंक में क्या है, उन्होंने आपको बोला कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन का निकालना है आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो आप वैसे भी कंसीडर कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इसको ऐसे लिख दूँ 4s1 और फिर 4s1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ऐसे करके भी लिख सकते हूँ। ये आपने क्या किया, अंडर कंसिडरेशन ले लिया, ये अंडर कंसिडरेशन है एन इलेक्ट्रॉन इन 4s। अब आप देखो यहाँ पर मैंने आपको रूल पढ़ाया कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में है तो 0.35 ईच। अब ये तो अंडर कंसिडरेशन है, इसके लिए तो आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी के ग्रुप में लाई कर रहा है तो 0.35 × 1 हो गया। n-1 के लिए अगर वो एक सबशेल कम में इलेक्ट्रॉन है तो 0.85 ईच। अब 3 में जितने भी हैं 10 6 और 2 18 18 × 0.85। n-2 और जो लोअर है उनके लिए 1 वैल्यू है। अब n-2 यही हो गया, यहाँ पर n4 था, यहाँ n-1 हो गया 3 के लिए, ये सब n-2 और लोअर में आ गए। तो 6 2 8 2 10 1 × 10। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपने, तो वैल्यू कितनी आई 25.65, ठीक है।
अब आपको क्या बोला उन्होंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। वो मैंने बोला क्या होता है Z माइनस एस। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, तो Z हो गया 30। स्क्रीनिंग कांस्टेंट अभी आपने कैलकुलेट किया 25.65 ये हो गया, और ये 4.35 आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये तो था अगर S और P में इलेक्ट्रॉन हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब D के लिए अलग रूल है। फॉर एग्जाम्पल ND और NF ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लोअर ग्रुप में होंगे, लोअर ग्रुप n-1, n-2 या फिर n वाला भी है, वो भी लोअर ही है। ठीक है, तो वो उनकी वैल्यू कितनी होगी 1 ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर सेम वैल्यू ऑफ n है, चाहे वो सेम वैल्यू ऑफ n हो, जैसे यहाँ पर मान लो 3D कंसीडर कर लिया, n की वैल्यू सेम है बट है अलग ग्रुप, तो अगर D और F में अलग ग्रुप हो जाएगा तो सबकी वैल्यू 1 रहेगी, चाहे वो n हो, n-1, n-2 कोई भी हो, अलग ग्रुप है तो S की वैल्यू क्या रहेगी 1। अगर वो सेम ग्रुप में है, अगर सेम ग्रुप में है 3D वाले, तो S की वैल्यू 0.35 हो जाएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, समझ नहीं आती है बच्चों को। जैसे यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर स्कैंडियम के लास्ट D इलेक्ट्रॉन का आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 3d1 4s2 ये होता है। अब 4s2 तो आउटर इलेक्ट्रॉन हो गया ना, उन्होंने बोला कि आपने किसकी कंसीडर करनी है, लास्ट D इलेक्ट्रॉन की, तो ये तो कंसीडर ही नहीं होगा क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन हो गया। कौन से कंसीडर होंगे, ये वाले। अब 3d1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसकी तो हम इसको अंडर कंसिडरेशन ले लिया। अब इसके अलावा इस ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.35 इंटू 0। लोअर ग्रुप में मैंने बोला चाहे n सेम हो, बट D और F में अगर लोअर ग्रुप में लाई कर रहे हैं तो सबकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ग्रुप। लोअर ग्रुप में कितने हैं 6 2 8 2 10 6 16 और 2 18, तो 1 इंटू 18, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 18। Z स्टार क्या होगा Z माइनस S। ठीक है, स्कैंडियम के लिए वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, एटॉमिक नंबर कितना होता है स्कैंडियम का 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 21, तो 21 माइनस 18 करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये आपके पास Z स्टार आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट 18 हो गया, माइनस किया तो 3 आ गया। तो ये हमारे पास रूल है जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। उसके बाद स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ स्लेटर रूल। It provide quantitative justification for sequence of orbital in increasing order of energy, मीन्स कि एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है, स्लेटर रूल हमें बताता है। कैसे बताता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू पता चलती है, फिर हमें उससे एनर्जी पता चलती है। ठीक है, एक्सप्लेन फिलिंग ऑफ NS ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस टू n-1 D ऑर्बिटल। तो ये बोलता है कि हम NS ऑर्बिटल फिल करते हैं फिर n-1 D फिल करते हैं, जैसे 4s देन 3D। तो इसने ये एक्सप्लेन किया, और कैसे एक्सप्लेन किया आप एग्जाम्पल ले लो। हमारे पास पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 तक लिखते हैं हम। ठीक है, 4s1 लिखा आपने, अब इसकी ग्रुपिंग कर दी, 1s वाले एक साथ, 2s 2p वाले एक ग्रुप में, 3s 3p वाले एक ग्रुप में, फिर 4s वाले एक ग्रुप में। अब आपने 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिया। ठीक है, 4s में कराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, आप S की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो Z स्टार कितना आएगा 2.20। अगर D सब शेल में एंटर कराते हो, 4s की जगह अगर D में एंटर कराते हैं तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालोगे तो ये आएगा, और न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा 1। तो S के केस में न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है 2.20, अगर D में इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है 1। तो न्यूक्लियर चार्ज कहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, 4s में कि 3D में, 4s में। इसका मतलब 4s न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू 3D, क्योंकि वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ज़्यादा, इसलिए 4s की फिलिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू
3D. तो which shows that effective nuclear charge experienced by 4s is more than that of experienced by 3D. Therefore 4s has lower energy than 3D. With third application is with the help of effective nuclear charge we can explain size and ionization potential trend in periods. ठीक है, अब आपके पास जिंक है, फोर्थ आपके पास जिंक है, जिंक की लास्ट में क्या होता है 4s2, ठीक है, 3d10 4s2. अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूविंग की बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए है, ठीक है, 4s2 में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे लास्ट 4s इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए. लास्ट इलेक्ट्रॉन तो अंडर कंसंट्रेशन है सेम ग्रुप में, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 0.35 इंटू 1. लोअर में कितने बचे n-1 में 8, 6 and 2 8 बचे, ठीक है. फिर आगे कितने बचे 6, 2 8 और 2 10. जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आई, ये यहाँ से z स्क्वायर कैलकुलेट किया तो कितना आया 4.35, ठीक है. अब अगर हम यहाँ बात करते हैं 3D की बात करनी है हमने, किसकी बात करनी है 3D की. अगर आप 3D की बात करोगे तो 3D में क्या है, आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन D वाला अंडर कंसंट्रेशन हो गया, बचे 9 इलेक्ट्रॉन, 9 सेम ग्रुप में है तो 9 इंटू 0.35 और अंदर के 18 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ग्रुप में है तो 1 इंटू 18, तो वैल्यू कितनी आई 21.15. जेड स्टार कितना है 8.85. तो इसका मतलब अगर डी इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, अभी स्टार्ट हो जाती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डी वाले का क्या है ज़्यादा, कितना है 8.85 और यहाँ पर एस वाले का कितना है 4.35. तो जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होता है 4s में से होता है, 3D में से नहीं होता, क्योंकि जब 3D कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है तो वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज एज़ कम्पेयर टू 4s क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो ये आपने स्टडी करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं स्लेटर रूल के. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है.